नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। और ये जो है अपने ही आप में एक मोनोपोली रखती है कंपनी। सुज़लॉन की बात करें दोस्तों, सुज़लॉन जो है विंड एनर्जी में काम करती है। आपने इस टाइप के जो है पवन चक्की बड़ी बड़ी देखी होंगी जो पवन से ये चलते हैं। तो सुज़लॉन की अगर इन शॉर्ट में बात करें तो ये एक पवन ऊर्जा वाली एक कंपनी है। बाजार में अगर इसकी हिस्सेदारी की बात करें तो ये एशिया में चौथी सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। और अगर दुनिया में इसकी रैंकिंग की बात करें तो आठवीं सबसे बड़ी विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी है, जो कि विंड टरबाइन बनाती है, यानी कि जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसको इंस्टॉलेशन का काम करती है विंड टरबाइन का। और इसके ए टू जेड सारे काम इसके पास ही रहते हैं। यानी विंड टरबाइन का जो पूरा बनाने का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है, वो ये खुद करती है अपने आप। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन का काम भी करती है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी यही प्रोवाइड कराती है। इवन दो जहाँ ये लगाए जाते हैं वहाँ जो प्लेसेस होते हैं उनको भी लीज पे यही लेती है। उनका देख रेख का केयर टेकिंग का काम भी यही करती है। इवन एम्प्लॉइज़ भी जो होते हैं उसको देखने के लिए रखे जाते हैं, वो भी सुज़लॉन ही अपॉइंट करती है। तो सुज़लॉन का जो है ए टू जेड पूरा काम है। तो इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसकी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी कहाँ है और अब आगे इसका क्या होगा। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सुज़लॉन एनर्जी की। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो सुज़लॉन इज़ द वन ऑफ लीडिंग ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ये काम करता है। जैसा कि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही हैं। अगर हम देखेंगे तो ये करता है वीटीजी मैन्युफैक्चरिंग करता है और इसमें इंस्टॉलेशन का काम भी करता है। अगर आप देखेंगे तो पूरा सेल्स टू सर्विसेज पूरे देता है, यानी कि ऑपरेशन इंक्लूडिंग है, डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है। फॉर ऑल मेजर कंपोनेंट जो भी बनते हैं इसमें लगते हैं वो सब यही बनाता है। जैसे कि इंक्लूडिंग रोटर हो गया आपका, या ब्लेड्स हो गए, या ट्यूबलर हो गया, टावर्स हो गए, टावर्स को चलाने के लिए जनरेटर्स हो गए, कंट्रोल इक्विपमेंट हो गए, गियर्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए। और अपार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, तो अब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है ये करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर उसके अलावा देखें तो इफ अदर फुल ग्रांट ऑफ विंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सर्विसिंग इंक्लूडिंग वाइंड रिसोर्सेज असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एवोल्यूशन करना, टेक्निकल प्लानिंग करना, टेक्निकल एवोल्यूशन करना, विंड पावर प्रोजेक्ट को बनाना, लगाना। तो ये सारा काम इसी का करता है। इस आल्सो ऑफर क्यू एंड एम सर्विसेज फॉर इंडिया एंड ओवरसीज कंट्रीज़। तो यानी कि इंडिया के अलावा बाहर की कंट्रीज़ में भी ये अपनी सर्विसेज देता है। तो मतलब ए टू जेड इसका काम आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस ओवरव्यू करें तो इंट्रोडक्शन दे तो लार्जेस्ट विंड टरबाइन ब्लेड्स कंपनी है ये। इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्रोवाइड कराती है। विंड एनर्जी में एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। 16 कंट्री में अक्रॉस 6 कंट्री में आपको देखने को ये मिलेगी। तो काफ़ी बड़ा इसका स्कोप है, यानी आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में 8वें नंबर पे कंपनी आती है। बात करें तो प्रमोटर के पास जो है इसका कैपिटल पहले से 392 करोड़ रुपए जो है कर्जे में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसका रिस्ट्रक्चर करा था डेप्थ को, जो कि 14,000 करोड़ का था। तो ये आज से 1.5-2 साल पहले यानी 2021-22 में किया था। अनसर्टेन डेप्थ भी इसके पास 8,200 करोड़ के लगभग के लोन्स है, जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स की कैपेसिटी में डाल दिए गए हैं और वो पेबल इसको अगले 20 ईयर्स तक करने हैं। अगर सस्टेनेबल डेप्थ की बात करें, सस्टेनेबल डेप्थ होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि मिनिमम 10 ईयर्स के लिए है। तो इस टर्म का डेप्थ को इसको करना है और इसे 9% का इंटरेस्ट पर एनम देना होता है। तो ये इसका प्लान था जो कि 2021-22 में इसने तैयार किया था। लेकिन आज की डेट में कंपनी की पिक्चर बिल्कुल चेंज हो गई। अगर हम देखें तो उस समय डाउनफॉल जो इसका आया था वो 2008 में आया था, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, ग्लोबल एडमिट जो हुआ था उस समय से डेप्थ उस पर कर्जे में कंपनी काफ़ी डूब गई थी। फॉरेन कंपनीज जो थी वो ड्यूरिंग द पीक पे थी, लेवल पे। ग्लोबल इकोनॉमी की जो साइकिल था उसकी वजह से हक इस पे जो है काफ़ी प्रॉब्लम आया था। तो कंपनी को देखेंगे तो मार्केट कैप जो है इसका इरोड हो गया था 95%, यानी 95% निगेटिव में कंपनी चली गई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसने धीरे धीरे स्लोली शुरू किया रिकवरी 2014 से, और 2014 के बाद से इसने अपना जो है 20% का मार्केट शेयर कैपिटलाइज कर लिया टरबाइन मार्केट में। लेकिन अब देखें विंड टरबाइन मार्केट में तो काफ़ी और कंपनीज भी आ गई हैं। तो उस समय ये एक लीडर थी। अभी हाल ही की बात करें तो कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, जिसकी वजह से आपको तेजी भी दिख रही होगी। सुज़लॉन एनर्जी को 3.15 मेगावाट कैपेसिटी का ऑर्डर मिला है। 26 विंड टरबाइन की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसे जो है ऑपरेटर ग्रीन कंपनी जो है ओरिएटर ग्रीन कंपनी से मिला है दोस्तों। इसके लिए ये नई कंपनी है, यानी कि इसका जो है नया क्लाइंट बेस है ये। इस ऑर्डर के तहत जो है सुज़लॉन को मध्य प्रदेश के आगार में 81.9 मेगावाट क्षमता का जो है विंड टरबाइन लगाना है। इस प्रोजेक्ट में भी जो है कंपनी को जो है बिजली तैयार करनी होगी और कंपनी को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तौर पर इसका इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ काफ़ी अच्छा इसे मिला है ये ऑफर। सुज़लॉन के मुताबिक जितनी क्षमता का यह प्रोजेक्ट है, यह करीब 6.7 लाख परिवारों को बिजली सप्लाई कर सकता है, यानी कि इतना बड़ा इसका ये प्रोजेक्ट है। इसकी सालाना जो है 2.66
1.6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा इससे, इसके करने से। इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का सारा काम जो है सुज़लॉन ही संभालेगी। तो जो ये मध्य प्रदेश में इन्हें टेंडर मिला है उससे काफ़ी अच्छा 3.15 मेगावाट कैपेसिटी का इन्हें मिला है। अगले 10 दिन की बात करें अगर, जो अभी जून गया है, जून महीने में इन्हें काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। 10 दिनों में सुज़लॉन को तीसरा ऑर्डर मिल चुका है। यानी 22 मई की बात करें तो मई में भी कंपनी को मिला था ऑर्डर, और जूनियर ग्रीन एनर्जी से 402 मेगावाट का ऑर्डर हासिल किया था इन्होंने। और उसके अलावा अभी जो है जून लास्ट में जो है कंपनी को आदित्य बिरला ग्रुप से भी 551.25 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। तो कंटिन्यूसली जो आप देखेंगे तो 3 से 4 ऑर्डर जो है इनको रिसेंटली में मिल गया, मतलब विद इन 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर। तो यानी कंपनी को अब जो है ऑर्डर बुक कंपनी की बढ़ती जा रही है। अगर हम क्लाइंट बेस की बात करें दोस्तों, तो क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा आप देखेंगे। एसीसी इनका क्लाइंट है, अदानी रिन्यूएबल इनका क्लाइंट है, आदित्य बिरला ग्रुप इनका क्लाइंट है, बजाज है, गेल है, हीरो है, आईटीसी है, ओएनजीसी है, आपको देखने को मिलेगा, रिलायंस है, एसबीआई है, टाटा है, टीवीएस है और वेदांता। इतने बड़े बड़े दिग्गज इसके साथ क्लाइंट बेस में है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे क्लाइंट बेस इसका बढ़ता जा रहा है। तो ऑल जो बिग क्लाइंट है वो सारे के सारे बिग क्लाइंट बेसिस में है, यानी कि सब जाने माने क्लाइंट्स हैं अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें, फाइनेंशियल 22 तक का यहाँ अपडेट है। तो सेल्स का जो टरबाइन से इनका बिजनेस हो रहा है, यानी कि विंड टरबाइन से जो इनका बिजनेस है वो 73% है। और उसके अलावा जो इनका ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सर्विस से आता है वो 27% के लगभग का रेवेन्यू आता है। तो ये पॉइंट नोटिस करने वाला है दोस्तों कि कंपनी का मेन जो बिजनेस है, मेन जो फोकस एरिया है वो कहाँ है। तो देख रहे हैं आप कि टरबाइन बना रही है, वहाँ से 73% है। ज्योग्राफी वाइज अगर स्प्लिट देखेंगे तो आउट ऑफ इंडिया से 6% के लगभग आ रहा है। डोमेस्टिक सेल्स 94% है। वहीं यूरोप की सेल्स देखेंगे तो 1% है, यूएसए और कनाडा में 2% है, और अदर कंट्री में आपको 3% का रेवेन्यू ब्रेकअप आता हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइप से जब देखेंगे तो डोमेस्टिक सेल्स ही सबसे ज़्यादा हमें दिखाई जा रही है, जो कि 94% लगभग इंडिया से ही आती हुई दिख रही है अभी, और खपत भी इंडिया में ज़्यादा है। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग पे इसने काम किया है दोस्तों। फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने कंप्लीटली रिफाइन एक्सरसाइज करी डेप्ट रिड्यूस करने के लिए। आपने देखा ही होगा 16 जो है लेंडर से इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन किया, जिसमें से कांटेक्ट किया, जिसमें से 2 गवर्नर बैकएंड है, मतलब गवर्नमेंट के बैकएंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आरईसी लिमिटेड का नाम है, और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरडा, जिसका अभी रिसेंट में आईपीओ लॉन्च हुआ था, उससे भी इन्होंने लोन लेके क्लोज करा है। तो आरईसी और इरडा ने दोनों ने इन्हें लोन दिया है। राइट इशू भी कंपनी ने निकाला था, अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट राइट इशू जो है 600 करोड़ के लगभग का Q3 के फाइनेंशियल 23 में इन्होंने यूटिलाइज किया है उसको। उसके अलावा आप देखेंगे तो उससे भी काफ़ी डेप्थ इन्होंने जो है रिड्यूस किया है। एडिशनली अगर हम बात करें तो 510 करोड़ का इन्हें रिसीव हुआ है मार्च 2023 में। सेकंड ट्रांस जो रिसीव हुआ है राइट इशू का वो 600 करोड़ का लगभग का इनको हुआ है। तो कंपनी के पास जो प्रोसेस में अभी रिड्यूस डेप्थ में पड़ा हुआ है वो आरएसी के थ्रू जो इन्होंने रिड्यूस किया है वो 316 करोड़ के लगभग किया है। तो यानी कि आरईसी जो है, आरईसी लिमिटेड, उसका 316 करोड़ रुपये अभी तक इन्होंने चुका दिया है इसके न्यू फंड ऑफर के थ्रू, जो इन्होंने एनएफओ लेकर आए थे अपना, एफपीओ लेकर आए थे, तो उसके थ्रू। वहीं 2022 में कंपनी ने अपना एसेट भी सेल किया है। अब इनकी फ्री लैंड प्रॉपर्टी थी 351 करोड़ रुपए में सेल कर दी है, और उसमें भी जो है इन्होंने जो है बोरिंग को उधारी को चुकाया है। उसके अलावा बिजनेस ऑफ जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अब सोलर एनर्जी वाला है, वो भी इनका था। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो 19 मई 2023 तक इनके पास 69 मेगावाट का ऑर्डर, 3 मेगावाट का ऑर्डर अभी भी इनके पास है लीडिंग कंपनी के पास, यानी कि नॉर्डिक एनर्जी कंपनी के थ्रू। उसके अलावा 25 मेगावाट का ऑर्डर जो है श्री कुमार स्वामी करके है कंपनी, उसके थ्रू है, कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट, उसके थ्रू है। तीसरा ऑर्डर 204 मेगावाट का है, जो कि इनके पास श्रीवंत रिन्यूएबल्स एनर्जी का है, जो कि 22 तारीख को 2023 को मिला था, 22 मई को। उसके अलावा एक ऑर्डर और भी है इनके पास 300 मेगावाट का, जो कि टोरंटो पावर लिमिटेड का है, 24 मई 2023 को मिला था। उसके अलावा भी जून में 2024 में भी इन्हें अच्छे ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी के सीईओ जो है वो अश्विनी कुमार थे, जिन्होंने रिजाइन किया एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफिसर से, और अभी जेपी चलवांजी जी हैं जिन्होंने 5 तारीख को ज्वाइन किया। तो अश्विनी कुमार जी जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, और उसके बाद अप्रैल 2023 में जो है जेपी जी ने ज्वाइन किया 5 अप्रैल 2023 के बाद से, वो कंपनी के सीईओ हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है कंपनी, अब कंटिन्यू प्रॉफिट में चलती जा रही है पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखेंगे, और कंपनी ने अपना डेप्थ भी काफ़ी रिड्यूस कर दिया है उस हिसाब से देखें। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियली और फंडामेंटल, एक बार चेक करते हैं कंपनी के कैसे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो आज की डेट में 74,983 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। वहीं अगर स्टॉक पी की बात करें तो 105 पर ट्रेड कर रहा है, यानी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है। इंडस्ट्री पी 66 पे है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि अभी जो है ओवर वैल्यूड जोन में चल रहा है, यानी कि ओवर वैल्यू है इस समय स्टॉक, अगर स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी की बात करें तो।
वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों आरओसी की और आरओई की, यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा 24 और 28%, जो कि 15 से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोनों ही पैरामीटर काफ़ी एक्सेलेंट कैटेगरी के शो कर रहे हैं। अगर करंट प्राइस की बात करें तो 55 रुपये के लगभग पे ट्रेड कर रहा है। हाई और लो की बात करें 52 वीक का, तो 17 का लो लगाया और 56 रुपये का हाई लगा के चल रहा है, यानी इस समय हाई पे ही चल रही है। अगर बात करें तो डिविडेंड अभी तक कुछ भी नहीं दिया है कंपनी ने। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15.8 यानी 16% पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा है, मतलब उस हिसाब से कह सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए कंपनी ने इस क्वार्टर में 714 करोड़ के लगभग जनरेट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 150-200 करोड़ जनरेट कर रही थी कंपनी, आज 714 करोड़ पे क्वार्टरली आ गई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 28% के लगभग ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑफ एसेट 11% पे चल रहा है। अगर आप बात करेंगे डेप्ट टू इक्विटी की, तो सुपर हो चुका है, मतलब 0.04 यानी 1 से नीचे हम मानते हैं, पर ये तो 0.0 से भी 0.1 से भी नीचे चला गया है, यानी कि एटलीस्ट कंपनी को आप डेट फ्री कह सकते हैं। सिर्फ 150 करोड़ रुपए का कर्जा है कंपनी का, जबकि कंपनी का मार्केट अगर वैल्यू देखेंगे तो 74,000 करोड़ के लगभग है। अब देखेंगे प्रो और कॉन्स देखें तो कंपनी ने जो अपना डेफ्ट जो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों रिड्यूस किया है। कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है डेफ्ट फ्री हो गई है इस समय। कंपनी देखेंगे तो गुड जो है ग्रोथ कर रही है। CAGR की अगर बात करें लास्ट 5 ईयर्स की, तो 19.7 मतलब 20% के CAGR से ईयर बाई ईयर ग्रोथ कर रही है। वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है ट्रेंडिंग कर रहा है, 19 टाइम्स बुक वैल्यूज़ के ओवर होकर चल चुका है अगर आप देखेंगे। वहीं अगर आप बात करेंगे तो कंपनी का जो डिविडेंड है, कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड जो है डिक्लेयर नहीं किया है, कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है, ये इसका कॉन्स है। अगर कॉन्स की और भी बात करें कि क्या क्या कमियां दिख रही हैं आपको, तो दिख रहा है प्रमोटर की होल्डिंग जो है केवल 13% है। टैक्स रेट जो है काफ़ी लो दिख रहा है। डेप्टर डे की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीजिंग है, यानी 83 था पहले और अब बढ़ के जो है 102 हो गया, यानी कि पैसा वापस आने में 83 से 102 दिन लग जा रहे हैं। और प्रमोटर की जो है डिक्रीज हुआ है, लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो -3.88% के लगभग डिक्रीज हो गया प्रमोटर की होल्डिंग। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो लास्ट 10 साल में माइनस में रही है, पर अगर देखेंगे तो 5 साल में 5%, 3 साल में 25% और ट्रेलिंग 12 मंथ में बात करें तो 9% के लगभग दिखाई दे रही है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो 10 साल में 8% दिखेगी, 5 साल में 20% दिखेगी, 3 साल में 45% और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें TTM की तो 320% के लगभग आपको ग्रोथ दिखाई देगी, यानी काफ़ी अच्छा पिछले 12 महीने में ग्रोथ करा है। वहीं CAGR की बात करेंगे स्टॉक CAGR की तो 10 साल में 9%, 5 साल में 68%, 3 साल में 93% और पिछले 1 साल में 211% के लगभग दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करेंगे तो 10 साल, 5 साल, 3 साल में दिख नहीं रहा है, पर लास्ट ईयर से अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें 28% के लगभग आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छा, मतलब जो है फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड करने लग गई इन कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स। अगर आप देखेंगे कंपनी के ऊपर पिछले मार्च 2023-24 में तो रिजर्व कंपनी के पास माइनस में थे। मार्च 2023 की बात करें तो माइनस में 1355 करोड़ थे, जो कि आज बढ़ के 1199 यानी 1200 करोड़ के लगभग पॉजिटिव हो गए। वहीं डेप्थ आप देखेंगे तो 1938 करोड़ था पिछले साल मार्च 2023 में, और मार्च 2024 में आप देखेंगे तो सिर्फ 150 करोड़ रह गया है, यानी कंपनी जो है कैश रिच हो गई है, कंपनी डेप्थ फ्री हो चुकी है। तो कंपनी के पास आज की डेट में करीबन 1200 करोड़ रुपए भी हैं एडवांस में, और 150 करोड़ का ही डेप्थ है कंपनी पे, जबकि पिछला आप देखेंगे तो माइनस में चली आ रही है। तो काफ़ी तेज़ी से डेप्थ को रिड्यूस किया है। पर अगर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो वाकई में प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम दिखेगी, सिर्फ 13% है मार्च 2024 में, और सेम चली आ रही है ये सितंबर 2023 से लेके अभी तक सेम है। जून 2023 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है डाइल्यूट करी थी थोड़ी सी, उसके बाद से सेम होल्डिंग बनी हुई है। FIS की बात करें तो FIS का आप देखेंगे आज की डेट में 19%, 19.5% है, जो कि 17.5% के लगभग ट्रेड था, यानी दिसंबर 2023 में 17 था, मार्च 2024 में उन्होंने बढ़ा दिया। DIS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, आप देखेंगे तो 6.16% से बढ़ा के 6.30% कर दिए। तो DIS, FIS और DIS दोनों जो है दबा के माल खरीद रहे हैं इस शेयर में। गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम बनी हुई है, पब्लिक की होल्डिंग जो है रिड्यूस हुई है। आप देखेंगे कि 60.85% आपको दिखाई देगी मार्च 2024 में, जबकि दिसंबर 2023 में 62.74 थी। तो 62 से रिड्यूस करके 60 पे लेकर आ गए, यानी 2-3% जो पब्लिक ने बेचा है वो FIS और DIS ने माल को खरीद लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पब्लिक माल को निकाल रही हो और FIS DIS इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो शेयर में क्या ग्रोथ होने वाली होगी। पर फिर भी यहाँ बाय और सेल का कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। ये वीडियो फिर सिर्फ नॉलेज पर्पज से दोस्तों बनाया गया, आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। तो दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट खबर पे ये आते हैं कि जो NSE की वेबसाइट पे आप जब जाके देखेंगे सुज़लॉन एनर्जी को तो 55
0.68 पे ट्रेड कर रहा है इस समय। तो आप जब एनएससी की वेबसाइट पे हम जाते हैं और वहाँ देखते हैं सुज़लॉन एनर्जी को, तो हमें पता लगता है कि ये जो है सर्विलेंस में डाला हुआ था शेयर पहले से, मतलब कि जो है उसमें सर्विलेंस सेबी के थ्रू डाला गया था, LTASM 1 स्टेज में डाला हुआ था। LTASM 1 स्टेज को जब हम जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजरमेंट, तो यानी कि स्टेज 1 में आ गया अभी, उससे पहले स्टेज 2 में था। तो यहाँ लोगों का मानना ये है दोस्तों कि ये स्टेज जो है 1 में आ गया है अभी, तो मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा अब ऊपर अप ट्रेंड में जाना शुरू करेगा, क्योंकि जहाँ भी स्टेज 2 स्टेज 3 में रहता है तो वहाँ 5% का सर्किट लगता है। तो अभी तक इसमें सर्किट लगा था, और सेबी को भी लगता है ऐसा कि मे भी शायद कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है या प्रमोटर कुछ कर रहा है, इस वजह से वो उसको सर्विलेंस में डाल देते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जल्दी सर्विलेंस से बाहर निकलेगा और उसके बाद ये फिर से बूम पे जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।